हमने पिछली बारी फॉरवर्ड इंट्रोडक्शन देखा था इस किताब का। आज हम इसका पहला चैप्टर शुरू करेंगे। इट वुड टेक अस सम टाइम, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग बुक। तो जितना टाइम रहेगा सफ़र अच्छा ही रहेगा इंशाल्लाह। ये शुरू करते हैं ये कहकर के अपने ज़माने का जो ये 1930s में लिख रहे हैं। इस वक्त हमारे ज़माने में अपने है ना, क्लाइमेट चेंज इज़ एन इशू दैट्स गोइंग ऑन, या डिफरेंट इश्यूज है, लाइफ की लेंथ बढ़ानी है हमने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, ये सारे हमारे ज़माने की टर्मिनोलॉजीज है ना, बड़े बड़ी चीज़ें, बिग डेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सारी चीज़ें इस वक्त है। तो ये अपने ज़माने का कह रहे हैं उस वक्त तो अपने ज़माने में ये कह रहे थे। हमारे एज का जो कैरेक्टरिस्टिक स्लोगन है वो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस। अब हमने तो वो कॉन्कर कर लिया स्पेस, हाँ, एक तरीके से। तो 1930s में ये भूत सवार था इंसान को, कॉन्क्वेस्ट ऑफ स्पेस। तो फिर ये बात करते हैं, कहते हैं कि कम्युनिकेशंस जो हैं, कम्युनिकेशंस के जो मेथड्स हैं वो इतने डेवलप हुए हैं कि जो फॉर्मर जनरेशन्स हैं दे कुड नॉट इवन हैव ड्रीम्ड ऑफ इट। अब had he been living in 2023 he would have been shocked what was possible 1930s में। इंटरनेट तो 1990s की बात है, और इतना फास्ट पेस्ड 5G 4G इंटरनेट तो 2010s की बात है। तो ही इज़ राइटिंग इन 1930s, बट उस वक्त भी कम्युनिकेशन इतना डेवलप हो चुका था, प्रिंटिंग प्रेस को काफ़ी टाइम हुआ था, आई थिंक टेलीग्राफ भी आ चुका था, एंड देन स्टीम इंजन भी आ चुका था, and fast transport etc was already there, everything. And what that meant was these things set in motion transfer of goods and services unparalleled in history of mankind, you know। sometimes जैसे जब आप देखते हैं ना आसपास की दुनिया को, चेंजेस इंक्रीमेंटल होती हैं, लेकिन अगर एक डिसाइफरिंग आई देखे ना, सर्टेन थिंग्स दे चेंज थिंग्स लाइक रेवोल्यूशनाइज कर देते हैं ना। लुक एट वन थिंग, ये जो रील्स है, रील्स का ज़माना है इस वक्त, या यूट्यूब वीडियोस का ज़माना है। व्हाट मेड दैट पॉसिबल? व्हाट मेड दैट पॉसिबल? व्हाई वाजंट इट देयर इन लाइक 1500s और 1200s? certain things had to be there so that people can make reels, right? कुछ चीज़ों का होना तो ज़रूरी है ना। पहले सबसे पहले तो हैंड हेल्ड डिवाइस एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, राइट? दैट मोबाइल फ़ोन शुड हैव अ कैमरा एट्सेट्रा, माइक्रोफोन होना चाहिए उसमें। चलो ये सारी चीज़ें तो हो चुकी थी काफ़ी पहले इन्वेंट। उसके बावजूद फिर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट? इंटरनेट कनेक्शन 3G था हमारे पास, लेकिन 3G के टाइम ये सारी चीज़ें नहीं थी। फेसबुक हम यूज़ करते थे, लेकिन इस हद का डेटा अपलोड नहीं कर पाते थे, यूट्यूब एट्सेट्रा इस हद तक का नहीं देख पाते थे। व्हाट मेड दिस पॉसिबल? 4G मेड इट पॉसिबल। जब 4G आया, डेटा का ट्रांसफ़र इतना फास्ट हुआ कि दीज थिंग्स वर पॉसिबल नाउ। अब व्हाई व्हाई कुडंट यू हैव दिस, क्या नाम है उसका, पबजी? पबजी क्यों नहीं हो सकता था पहले? कॉल ऑफ ड्यूटी तो लोग खेलते थे। एक पबजी जैसा गेम क्यों, किसने पॉसिबल किया? व्हेन डेटा ट्रांसफर एंड लेटेंसी इतनी कम हुई और डेटा ट्रांसफर इतना फास्ट हुआ कि अब रियल टाइम में दुनिया भर के प्लेयर्स के साथ खेल सकते हैं, राइट? सो दैट वन थिंग कि डेटा ट्रांसफर इतना फास्ट हुआ, दैट रेवोल्यूशनाइज एवरीथिंग। तो ह्यूमन हिस्ट्री में ऐसी बहुत बड़ी इवेंट्स हुई हैं जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज किया हर एक चीज़ को। इफ़ वी गो विद साइंटिफिक एविडेंस, ह्यूमंस सदी मिलेनिया से हैं, मिलियंस ऑफ इयर्स से ह्यूमंस हैं। एंड देन उसके बाद अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमंस कैसे जिए हैं? हाउ हैव दे लिव्ड? दे हैव लिव्ड लाइक एनिमल्स मोस्ट ऑफ द टाइम। ये जो आप ये ज़िंदगी है ना जो आपकी इस वक्त है, एयर कंडीशन, ये 100 साल की ज़िंदगी है ह्यूमंस की।
हिस्ट्री में दिस इजंट इवन 1% ऑफ द टाइम दे हैव स्पेंट. 1% इज ह्यूज. 1% इज 100 में से एक. दैट मीन्स 1000 में से 10 साल. नो नो नो, नॉट इवन दैट. इट्स लाइक 0.0001. अगर if we have a scale जिस पे 30 सेंटीमीटर्स की स्केल, उसका हार्डली वो छोटा सा 1 mm होगा. ये वाली सोफिस्टिकेशन वाली लाइफ. ह्यूमन से मोस्टली लिव्ड एज वॉन्डरर्स. जाते थे जंगल में, शिकार करते थे, फ्रूट्स गैदर करते थे, खाते थे. मोस्ट ऑफ आवर लाइफ 99% ऑफ टाइम ह्यूमन से स्पेंड लाइक दैट. बट छोटी सी चेंज ने बदल दिया सब कुछ. एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड वाज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर, सरप्लस फूड प्रोडक्शन. जब सरप्लस फूड प्रोडक्शन होगी ना, उसका उसका रिपलिंग इफेक्ट्स थे उसके. जैसे उससे क्या होगा, मतलब क्या हो गया अचानक से ऐसे. अभी तक बाहर से इकट्ठा करते थे, अब खुद उगा सकते हैं. वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपेंड इज नाउ यू कैन सेटल डाउन, राइट. देखिए, इससे पहले आपको कोई अच्छी जगह मिल गई, अच्छा मौसम है, अच्छा वेदर है, बीमार होने के कम चांसेस है, लेकिन आप वहाँ रह नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आप वहाँ रहे, खाना खत्म हो गया, आपको जाना है कहीं और, राइट. अब आप वहाँ एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप वहीं पे रुकेंगे. सो गुड फॉर यू, राइट. व्हाट एल्स कैन हैपन बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर? Amazing things can happen because of agriculture. Say for example, there is this society of 50 odd people. इससे पहले सबको जाना पड़ता था गैदरिंग करने, हंटिंग करने के लिए. फूड वो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन थी. सो एवरीवन वाज अ फार्मर. नाउ बिकॉज सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चर में. सरप्लस का मतलब क्या हुआ? जितना मुझे खाना है उससे ज़्यादा है मेरे पास. अब जो मेरे पास ज़्यादा है उसको मैं क्या करूँगा? उसका 2 choices. आइदर आई विल स्टोर इट, राइट, या तो मैं उसको स्टोर करूँगा आगे के लिए. अगर मेरे पास स्टोर्ड सेविंग फूड है, दैट मीन्स आई एम फ्री टुडे. मुझे आज एग्रीकल्चर करने की ज़रूरत नहीं है, राइट. तो आज क्या करूँगा? आज शायद निटिंग करूँ, आज शायद यूटेंसिल बनाऊँ, पॉटरी करूँ, राइट. या फिर आई सेल इट. इफ आई सेल इट, someone else would buy it, right? That someone does not have to do agriculture now. He would do something else. That means specialization of work is now possible. अब कोई लोहार होगा, कोई सोनार होगा, कोई मेसन होगा, कोई कारपेंटर होगा. इससे पहले सब हंटर गैदरर थे. तो अब स्पेशलाइजेशन होगी चीज़ों में, अब टेक्नोलॉजी डेवलप हो सकती है. ये तो छोटी सी एक एग्रीकल्चर, सरप्लस फूड, दैट्स ऑल, उसने ही कर दिया. ऐसी बहुत सारी चीज़. व्हील, उनको बहुत टाइम लगता था कहीं जाने में, व्हील ने उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया. आग, आग ने रेवोल्यूशनाइज कर दिया चीज़ों को. तो ऐसी हेल्थ के मामले में एंटीबायोटिक की डिस्कवरी. एंटीबायोटिक्स ने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए एंटीबायोटिक्स ने. तो all of these things, why am I telling you this is because you need to understand how things revolutionize, कैसे होती है हिस्ट्री में चीज़ें. तो ये कह रहे हैं कम्युनिकेशंस. अब हमारे दौर में कम्युनिकेशंस ने बहुत सारी चीज़ें. अच्छा, ज़रा एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, या फिर जो हमारे सोसाइटी में जो इश्यूज हैं उनके पर्सपेक्टिव से अगर देखें, सो देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स दैट हैपेंड एजुकेशन के मामले में, क्या डेटा ट्रांसफ़र के मामले में. बिफोर इंटरनेट या बिफोर फास्ट पेस्ड इंटरनेट, ये जो इन्फॉर्मेशन फुल किताबें तो बहुत पहले से है. मतलब प्लेटो की लिखी हुई किताबें हैं हमारे पास, एरिस्टोटल की लिखी हुई किताबें हैं हमारे पास, लेकिन पढ़ता कौन था उनको? कोई नहीं पढ़ता था. पढ़ने की ज़रूरत ही क्या थी? रीडिंग वॉज ए लक्जरी. रीडिंग वॉज ए वेरी वेरी ह्यूज लक्जरी. रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई करता था. तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स नॉलेज लिमिटेड लोगों के पास रहा, राइट, फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स टू ए पॉइंट सोर्स. बट विद टाइम, से फॉर एग्जाम्पल केम प्रिंटिंग प्रेस. प्रिंटिंग प्रेस. अच्छा, पहले आपकी किताब कोई पढ़ता ही क्यों? अच्छा, आप किताब लिखते ही क्यों? पेपर लाएंगे कहाँ से? पेपर बहुत नायाब चीज़ थी. ये हमारे टाइम में पेपर बड़ा आम चीज़ है. पेपर बहुत नायाब चीज़ थी. पेपरी वॉज ए वेरी डेलिकेट थिंग. और उसको प्रोड्यूस करना वॉज समथिंग
that required you to be someone कि कोई आपके लिए पेपर ही वेस्ट करेगा बनाएगा एंड so not every Tom, Dick and Harry could write, so you need to be someone जो इसको afford कर सके. And then why would anyone read it? And if at all anyone reads it, why would anyone pass it on? Right? Why would anyone? And paper was very very delicate. तो उसको प्रिजर्व करने के लिए इट हैड टू बी अ बाइबल और अ कुरान. So in fact you can understand through this कि ancient texts में से Bible has the largest number of manuscripts. Nothing comes close. Ancient texts में से. So you had to be a Bible so that people would preserve you. Otherwise, why would anyone preserve? हो कौन तुम? तुमने कुछ लिख दिया तो हम preserve करेंगे. So no. That means the quality of the text had to be high. If someone wanted to read a text, उसके पास choice क्या थी? कहाँ से लाएगा text? अभी तो आप Amazon पे कर लोगे order, book shop पे जाओगे. उस वक्त क्या करते? What would people have done? They would have to ask the author to copy it. ऑथर से रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इसको ज़रा कॉपी करवाइए, पेपरी आपको अरेंज करनी पड़ती है एंड देन ऐसा हो सकता था. सो यू सी इट्स अ वेरी मेटिकुलस प्रोसेस, सो वेरी रिफाइंड नॉलेज. तो इसीलिए आपको कोई घटिया पुरानी बुक्स नहीं मिलेंगी. जो भी पुरानी बुक्स हैं अच्छी ही है. वाई? बिकॉज इफ चेतन भगत लिव्ड एट दैट टाइम, नो वन वुड हैव प्रिंटेड हिम, नो वन वुड हैव रेड हिम. you needed to be a Plato. कोई प्रिजर्व नहीं करता है. जो उस वक्त के चेतन भगत रहे होंगे उनको किसी ने प्रिजर्व नहीं किया होगा. नो वन वुड हैव प्रिजर्व्ड देम. सो पॉइंट सोर्स टू पॉइंट सोर्स. नाउ विद टाइम थिंग्स चेंज्ड. अब मान लीजिए एक टाइम आया जिसको आप कहते हैं मास मीडिया वाला टाइम. मास मीडिया वाले टाइम में क्या हुआ? अब दूरदर्शन है. दूरदर्शन आ गया हिंदुस्तान में. अब कोई बरखुरदार कोई हजरत न्यूज़ सुना रहे हैं तो सारे घरों में टीवी है, सबके पास न्यूज़ पहुंच रहा है. या न्यूज़पेपर, एक हजरत न्यूज़पेपर की न्यूज़ लिख रहे हैं, हज़ारों तक न्यूज़पेपर पहुंच रहा है, तो उनके ख्यालात हज़ारों तक पहुंच रहे हैं. सो फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स टू hundreds and thousands. So one person can influence hundreds and thousands of people now. Movies एक बंदा बना रहा है, उसका कंसेप्ट है, वो पहुंचा रहा है मिलियंस के पास. सो दिस ऑल्सो चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स. जैसे कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप करने में इसको बहुत बड़ा रोल था. अब उसके बाद इंटरनेट ने चीज़ों को ही हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए. उसमें क्या हुआ? अब कोई भी कंटेंट दे रहा है, कोई भी रिसिपिएंट है. मतलब इट्स टू वे. दूरदर्शन में दे वुड से यू वुड लिसन, मूवी में दे वुड से यू वुड लिसन, राइट? यू वर समवन हु वाज एब्जॉर्बिंग द कंटेंट. आप तो कंटेंट प्रोड्यूस नहीं ना कर सकते सिनेमा हॉल में. सिनेमा हॉल में मूवी है, सो यू आर काइंड ऑफ रिसीविंग ओनली. बट व्हाट इंटरनेट डज इज आप भी अब कंटेंट दे रहे हैं. ठीक है, आप भी अब कंटेंट. इट्स टू वे प्रोसेस. सोशल मीडिया, सो मास मीडिया, बिग डेटा इससे प्रोड्यूस हुआ एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ व्हाट इज दिस डन इज इसके भी अपने कुछ रिपरकशंस होंगे ना. इससे पहले चेतन भगत वाज नॉट पॉसिबल, नाउ इज पॉसिबल, राइट? अब वो कमाल, आर खान, के कैन ऑल्सो मेक मूवीज, राइट? ना अभी यू कैन मेक ए यूट्यूब वीडियो एंड पुट इट, गोज वायरल. हु नोज? क्रिस्टोफर नोलन कोई देखने नहीं गया, बारबी इज अ सुपर डुपर हिट. सो यू कैन बी अ सुपर डुपर हिट. आपकी पार्टी हो रही है और वो वायरल हो गया तो बन गया आप सेलिब्रिटी. एंड देन यू आर लाइक देयर फॉर एवर. आपका कंटेंट फॉर एवर है. सो थिंग्स हैव चेंज्ड. एनीवन कैन से एनीथिंग नाउ. बांग्लादेश में कुछ हुआ, दैट कैन हैव रिपरकशंस इन से पाकिस्तान, इन इंडिया, इन स्वीडन में कुछ हुआ, इराक में प्रोटेस्ट हुए. इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड बन गई इसकी वजह से. नाउ व्हाट डज दैट मीन? इसके और भी रिपरकशंस हैं, इसके बहुत सारे रिपरकशंस हैं. हम लिविंग स्टाइल देखते हैं यूएस का, हम लिविंग स्टाइल देखते हैं रशिया का, हम फ्रांस का लिविंग स्टाइल देखते हैं, हम उनको अडॉप्ट करते हैं. हमको अब ये नहीं चाहिए जियोनी का फ़ोन, लावा का फ़ोन, Xiaomi का फ़ोन. हमको अब आईफोन चाहिए, राइट? सो व्हाई वुड वी इवन नो आईफोन? We know it because world has been brought so close, right?
So a lot of food, why would we know beef steak, for example? Why would we know that? ये अगर किसी ने मशहूर किया है, ये हॉलीवुड ने किया है हमारे लिए तो. I have not been to US. How would I know this food? Because of them, right? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं which we know because of mass media. Now he is saying in his era, ये अपने वक्त में कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, these new means have set in motion a far more rapid and extensive transfer of goods जो इससे पहले इंसान ने इतने कभी देखा ही नहीं था. Such huge transfer of goods. अब इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट है इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस ऑफ नेशंस. कोविड आया, सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ, और एक इकॉनमी के डाउन होने की वजह से पूरी दुनिया की इकॉनमी डाउन हो जाती है. अब 2008 के आसपास सब प्राइम क्राइसिस हुआ यूएस में. यूएस में crisis, economic crisis led to a global crisis. Modern era is like that. So a crisis at one place, pandemic China में start हुआ, पूरी दुनिया को engulf किया, right? So what does that tell you? That tells you कि दुनिया की economic interdependence बहुत ज़्यादा है. इसका economic aspect भी है, which we need not go into. But if you are interested, जो मेरा economics की series है उसमें open economy concepts, so you can listen to that. David Ricardo की बात उसमें है, जिसमें you can check why it's good economics for the world to be dependent like this. But that's beyond the scope of our discussion right now. What we are trying to say is huge economic interdependence. कोई भी nation इस वक्त afford नहीं कर सकता कि वो पूरी दुनिया से खुद को अलग थलग रखे. इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है. इस वक्त दुबई का चश्मा, चीन की चड्डी, ईरानी चाय, तो ऐसे चलेगा, ठीक? तो सो द वर्ल्ड इज लाइक दैट. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी इसीलिए अब लोकल नहीं है, ये ग्लोबल है. इसका कैरेक्टर वर्ल्ड वाइड है. अब ये अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज या जियोग्राफिकल डिस्टेंसेस को नहीं मानता. एक व्हेन सम कंट्री sneezes, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कैचेस कोल्ड. अब ऐसा नहीं है कि लोकली कुछ होगा कहीं पे, नहीं. नाउ Muhammad Asad says it carries with itself, and possible this is even more important than the purely material side of the problem, the ever increasing necessity of a transfer not only of merchandise but thoughts and cultural values. Very important. Very important. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ आईफोन नहीं आ रहा है. अब आईफोन के साथ वेस्टर्न कस्टम और कल्चर भी आ रहा है. ये वेस्ट की ही बात नहीं कर रहे. ये कह रहे हैं हर जगह जहां से भी कोई जैसे आईफोन ब्रिंग्स विद इट इट्स ओन एस्थेटिक्स एज वेल. एटलीस्ट इट ब्रिंग्स इंग्लिश लैंग्वेज. आईफोन सो दैट्स व्हाट इट ब्रिंग्स, राइट? सो कल्चर्स एंड कस्टम्स. अब बहुत सारे हैबिट्स हमारे दे आर टोटली वेस्टर्न नाउ. दे वर नॉट हमारी सोसाइटी के वो तौर तरीके ही नहीं थे. नाउ लुक एट द ड्रेसेस वी वेयर, ऑल ऑफ अस. टी-शर्ट्स एंड जीन्स मोस्टली, और ट्राउजर्स. ये हमारा ड्रेस कोड तो नहीं है, बट इट इज देयर, राइट? हम पहन रहे हैं ना. तो मर्चेंडाइज अपने साथ अपने कल्चरल वैल्यूज भी लाता है. अभी इसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात करते हैं. ये कहते हैं कि ये जो इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट है, ये हैंड इन हैंड चलते हैं. इकोनॉमिक एक्सचेंज, कल्चरल एक्सचेंज, ये एक साथ ही चलता है. अच्छा, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री में भी ऐसा ही है. जैसे इस्लाम इंडिया में, साउथ इंडिया में मालाबार कोस्ट पे ट्रेडर्स ने लाया, चाइना भी ट्रेडर्स ने लाया, इंडोनेशिया भी ट्रेडर्स ने लाया. सो दे वुड ट्रेड एंड विद देम ब्रिंग देयर ओन कल्चर एज वेल. ये कहते हैं, लेकिन मसला ये है कि इकोनॉमिक और कल्चरल एक्सचेंज के जो रूल्स हैं, ये कैसे होगा, कितना % होगा, कहाँ से क्या होगा, इनके रूल्स डिफरेंट है. इकोनॉमिक गुड्स का एक्सचेंज इकोनॉमिक्स के रूल्स गवर्न करेगा, राइट? इकोनॉमिक्स डिमांड एंड सप्लाई वही गवर्न करेगा. ये कहते हैं कि लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, बेसिक एलिमेंट्री लॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, वो ये कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज म्यूचुअल होगा. एक सप्लायर और दूसरा रिसीवर ऐसा हो ही नहीं सकता.
ये कॉमन सेंस है। अगर आप 2 मिनट के लिए सोचे कि ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ खर्चा करें, कमाएं कुछ भी ना, नहीं हो सकता ना। तो आपको कमाना पड़ेगा, तभी आप खर्चा कर सकते हैं। सिमिलरली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू सेल 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 एंड नॉट परचेज। इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि व्हेन यू वुड बी सेलिंग अ थिंग, you would be selling a thing. For producing that thing you would require to put in some effort, that is your cost, so you have to incur some cost as well. तो ऐसे नहीं हो सकता। अच्छा, नेशंस के ये तो प्योरली इकोनॉमिक्स ही कह रहे हैं। नेशंस में भी इफ टू नेशंस आर ट्रेडिंग, say for example India and say US are trading, now India is only purchasing, US is only selling, so India has to pay them dollars लाएगा कहाँ से? डॉलर्स तो प्रिंट करता है यूएस। So India has to sell something to US as well so that it gets dollars. उन डॉलर्स को इस्तेमाल करके वो यूएस में कुछ खरीद सकता है, राइट? तो he says this means no nation can act as a buyer only. इसमें दोनों चीज़ों का गिव एंड टेक होगा। लेकिन कल्चरल फील्ड में ये जो आयरन रूल ऑफ एक्सचेंज है, ये नेसेसरी नहीं है। ये नेसेसरी नहीं है। कहने का मतलब जो ट्रांसफ़र ऑफ आइडियाज़ होता है, जो ट्रांसफ़र ऑफ कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होता है, ये नेसेसरी नहीं है कि इसमें गिव एंड टेक हो। इकोनॉमिक्स में गिव एंड टेक होगा, आपने कुछ दिया, हमने कुछ दिया। कल्चर में ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है। और ये कह रहे हैं इंसान की फितरत में है, नेशंस और सिविलाइजेशंस की फितरत में है कि जो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ज़्यादा स्ट्रांग होंगे वो ज़्यादा दे exert a strong fascination on the weaker or less active communities. जो स्ट्रांग होंगे ना, वो फैसिनेट करते हैं वीकर को कि हमको भी वैसा हो रहा है, हमको भी वैसे। जैसे वी हैव टू मॉडर्नाइज, जैसे ये सेंटेंस है, वी हैव टू मॉडर्नाइज, इसका मतलब क्या है? वी हैव टू बिकम लाइक अफगानिस्तान और वी हैव टू बिकम लाइक यूएस। मॉडर्नाइज वर्ड का ही मतलब है वी हैव टू बिकम लाइक यूएस, वी हैव टू बिकम लाइक कनाडा, वी हैव टू बिकम लाइक यूके, वी हैव टू बिकम लाइक फ्रांस। अच्छा, अगर इस वक्त एक ले मैन को बताया ज़रा, तुम बताओ अपने मुल्क में तुमको क्या क्या चाहिए, वो जो भी चीज़ें लिस्ट करेगा वो वही होंगी जो फ्रांस, जर्मनी, यूके, यूएस, कनाडा, डेवलप्ड कंट्रीज़ में होंगी। वही चीज़ें वो कहेगा। मटेरियल चीज़ें की अगर बात हम करें, वो वही चीज़ें कहेगा। ये कहते हैं कि इंसान की फितरत में है, कौमों की फितरत में है कि जो स्ट्रॉन्गर कौमें होंगी इकोनॉमिकली, they have this kind of weaker nations are fascinated by them and influence them in intellectual and social spheres. अब ये जो स्ट्रांग वाले हैं, ये क्या करते हैं? ये वीकर नेशंस को इंटेलेक्चुअली और सोशल स्पेयर्स में इन्फ्लुएंस करते हैं विदाउट देमसेल्व्स गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड। इकोनॉमिक्स में क्या है? गिव एंड टेक। तुम भी हमारी बिरयानी खा रहे हो, हम भी तुम्हारा बीफ जर्की खा रहे हैं, राइट? उसमें वैसा चलता है। लेकिन कल्चर में ऐसा नहीं चलता। कल्चर में तुम हमारी शेरवानी नहीं डाल रहे, हम तुम्हारा टाई और कोट पतलून डाल रहे हैं। सो दिस इज द डिफरेंस। सच इज द सिचुएशन टुडे विद रिगार्ड टू द रिलेशनशिप ऑफ वेस्ट एंड मुस्लिम वर्ल्ड। अब मुस्लिम वर्ल्ड और वेस्ट वर्ल्ड जो है, यही रिलेशन है उसका। क्या? कि वो फैसिनेट कर रहा है और ये फैसिनेट हो रहे हैं। दूसरा, गुड्स का एक्सचेंज है, जिसके साथ साथ कल्चर भी एक्सचेंज हो रहा है। उनका कल्चर यहाँ अडॉप्ट हो रहा है, यहाँ का कल्चर वहाँ अडॉप्ट नहीं हो रहा है। अभी तक ये नहीं कह रहे कि ये अच्छा है या बुरा। अभी हमने ये फैसला नहीं लिया कि इज दिस गुड और बैड। अभी हम बस देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू असद हो क्या रहा है, राइट? दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, एंड दिस इज ट्रू इवन ऑफ टुडे एज मच एज इट वाज इन हिज टाइम। ये कह रहे हैं कि एक हिस्टोरिकल ऑब्जर्वर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए हिस्टोरिकल ऑब्जर्वर, ये जो स्ट्रॉन्ग वन साइडेड इन्फ्लुएंस है जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन इस वक्त मुस्लिम वर्ल्ड पे एग्जर्ट कर रही है, ये सरप्राइजिंग भी नहीं है, बिकॉज ये एक आउटकम है उस लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस का। Because it's an outcome of a long historical process for which there are several analogies elsewhere. कहने का मतलब ये जो हो रहा है
ये सरप्राइजिंग नहीं है किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। ऐसा बहुत बार हुआ है कौमों की हिस्ट्री में। हिस्टोरियन सेटिस्फाइड है, वो तो कहता है ऐसे ही होता है हमेशा, कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैं क्यों सेटिस्फाई रहूं? मैं कौन? हमनवा मैं भी कोई गुल हूं कि खामोश रहूं? असद कह रहे हैं कि मैं एज मुस्लिम क्या खामोश रहूं? क्या अच्छा ऐसा ही होता है? नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम अब शुरू हुई तब। फॉर अस वी आर नॉट मेयर स्पेक्टेटर्स। हिस्टोरियन मेयर स्पेक्टेटर होता है, कहता है अच्छा हाँ ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, लेकिन मैं मेयर स्पेक्टेटर नहीं हूँ। हमनवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं? मैं गुल नहीं हूँ कि मैं खामोश रहूं। मैं तो इसका एक्टर हूँ, इस ड्रामा का। मैं ड्रामा में मूवी के फ्लॉप और सक्सेसफुल होने में इंडिफरेंट नहीं रह सकता। मैं इसमें एक्टर हूँ। क्यों? बिकॉज वी रिगार्ड आवर सेल्व एज फॉलोअर्स ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड प्रॉब्लम इन रियलिटी बिगिंस हियर फॉर अस। हमारे लिए दिक्कत यहीं से शुरू होती है। क्यों? क्योंकि हमारा ये मानना है, असद साहब ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं क्योंकि हमारा ये मानना है कि इस्लाम अनलाइक अदर रिलीजन्स इज नॉट सिंपली स्पिरिचुअल एटीट्यूड ऑफ माइंड। ये इतना ही नहीं है कि हाँ आई बिलीव इन गॉड, आई बिलीव इन सम पॉजिटिव एनर्जी। ये इस्लाम इतना ही नहीं है। हमारा मानना है, हमारा मानना इतना ही नहीं है कि इस्लाम एक ख्याल है, एक सोचने का तरीका है जो एडजस्ट कर सकता है किसी भी कल्चरल सेटिंग के साथ। हमारा ये मानना है कि एक सेल्फ सफिशिएंट ऑर्बिट ऑफ कल्चर है खुद में, एंड ए सोशल सिस्टम ऑफ क्लियरली डिफाइंड फीचर्स। कहने का मतलब कि इस्लाम इनके हिसाब से ये कह रहे हैं कि हमारा मानना है कि इस्लाम एनकम्पासेस ए सेल्फ कंटेन्ड कल्चरल एंड सोशल फ्रेमवर्क एज वेल। कि इसके अंदर एक सोशल फ्रेमवर्क भी है कि सोसाइटी कैसी होगी, कल्चर कैसा होगा, इस्लामिक कल्चर। इस्लाम के पास प्रॉपर गाइडलाइंस है सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए, अपने एथिक्स हैं। तो हम नहीं रह सकते इनडिफरेंट, ये कह रहे हैं। व्हेन एज इज द केस टुडे, एक फॉरेन सिविलाइजेशन जब एक्सटेंड करती है अपनी रेडिएशंस हमारे बीच एंड causes certain changes in our cultural organism, we are bound to make it clear to ourselves क्या वो foreign influence is it in line with our own cultural possibilities? जो हमारे साथ हो रहा है, जो ये फॉरेन कल्चर हमारे साथ कर रहा है, क्या ये विदिन वो है जो हम भी कर सकते थे? जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन कल्चर की इन्फ्लुएंस की वजह से हम रोजे रखते हैं, ठीक? तो ये विद इन इस्लामिक कल्चर भी पॉसिबल था। दिस पॉसिबिलिटी ऑफ वी फास्टिंग वाज विद इन इस्लाम एज वेल, दिस कल्चरल पॉसिबिलिटी। सो ही इज सेइंग दीज न्यू थिंग्स दैट वी आर डूइंग, वर दे आल्सो पॉसिबिलिटीज इफ वी वर लेफ्ट अलोन? क्या हम ये चीजें कर रहे होते अगर इनका इन्फ्लुएंस ना होता? वुड वी हैव बीन डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स? We are bound to make it clear to ourselves whether that foreign influence runs in the direction of our own cultural possibilities. जिस डायरेक्शन में हम जाना चाहते हैं, क्या ये इन्फ्लुएंसेस भी हमको उसी डायरेक्शन में ले जा रही हैं? वी आर बाउंड टू आस्क दिस। अभी तक इन्होंने फैसला नहीं दिया कि सही है या गलत है। Whether it acts as invigorating serum in the body of Islamic culture or as a poison, ये दवा है या जहर है, ये हमको देखना पड़ेगा तब इनके हिसाब से। एन आंसर टू दिस क्वेश्चन कैन बी फाउंड थ्रू एनालिसिस ओनली। बहुत इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस से ही पता चलेगा। चीज़ों को डिकंस्ट्रक्ट करना, चीज़ों की मेटाफिजिकल बेसिस में जाना, चीज़ों के फर्स्ट प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना। फ़लसफ़ा इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलॉसफी से बहुत परहेज करते हैं मुसलमान in particular they run away, but they do not understand कि इसके कितने बड़े repercussions है in not going into first principles of things. We often end up saying things which apparently appear good to us, but they are against the very roots of our own civilization. And why do we not understand that? Because we do not think things through. हम जो भी बोलेंगे ना, हम उसके बारे में सोचेंगे ही नहीं इन डेप्थ कि ये मैंने क्या बोला,
इसके पीछे की assumptions क्या है? Is it possible to say this thing within the system that I am living in? जैसे for example, अगर हम spheres की बात करें, spheres की जो surface है ना, spheres की surface, तो हम वहाँ पे ये नहीं कह सकते two lines intersecting another line at 90 degree angles are parallel to each other. ये हम planes में कह सकते हैं, right? When we are talking about planes पे अगर दो lines हैं, वो किसी एक लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री एंगल्स पे, तो वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, राइट? लेकिन स्फेयर पे वो पैरेलल नहीं होंगी, दे वुड मीट एट वन पॉइंट. तो दैट मीन्स यू कैन नॉट से दिस इन द प्लेन वाला स्फेयर वाला स्फेयर. You can say it in the sphere of planes. You cannot say it in the sphere of spheres. So, can a thing be said within a particular or done? Can it be done within a particular system? We need to get to the basic principles. And he says to answer whether what we are doing, whether this influence is good for us or bad for us, we need to analyze. Analyze what? Analyze them as well as us. दोनों चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ेगा. What do we stand for? What do they stand for? If they and us stand for one and the same thing, then it is good, it is medicine. Otherwise it is poison. ये कह रहे हैं we have to discover the motive forces of both civilizations. क्या इन civilizations को जान देता है, रूह देता है? What gives them their life? The Islamic and the modern West, we have to check that. And then to investigate कितनी cooperation possible है West और हमारी civilization के बीच. And then he says Islamic civilization essentially एक religious civilization है. Islamic civilization essentially एक religious civilization है, और इस वजह से हमको पहले तो religion को समझना पड़ेगा कि religion का रोल क्या है human life में. We will stop here and हम इसको इंशाल्लाह next time continue करेंगे.